फ्रांस में जन्मी हुई श्री मां और भारत माता के साथ में कैसा तादात्म्य भाव स्थापित हो गया कि वो इसको जमीन का टुकड़ा नहीं मानती है, साक्षात जगदम्बा का प्रतिरूप मानती है। ये विभाजन जगदम्बा की दोनों भुजाओं को काट करके हुआ है। ये दारुण दुख के साथ में कहना पड़ता है। ये 1947 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष के इतिहास में खुशी का दिन तो होगा, परंतु भारतवर्ष के इतिहास में ये एक बड़ा विचित्र प्रकार की खुशी देने वाला दिन है, जिसने भारतवर्ष से अपना भूभाग छीन लिया। महर्षि अरविंद ने कहा है, आज भारत माता खंडित हो। मित्रों, ये जो देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ये किस मूल्य को चुका करके प्राप्त हुई है? 20 लाख लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्तियां जला दी गई, नष्ट कर दी गई, 1 लाख से ज्यादा मां बहन बेटियों का अपहरण और बलात्कार हुआ है। ट्रेनें की ट्रेनें काट काट करके भेज दी गई थी, सामान जला दिए गए थे, लोगों को लूट लिया गया था, गांव के गांव लूट लिए गए थे। उस समय के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी के नेतृत्व में जगह जगह पर शरणार्थी शिविरों की स्थापना की। उनके घाव धोए गए, अंदर के भी घाव धोए गए, बाहर के भी घाव धोए गए, उन्हें अपनाया गया, अपना बनाया गया। फिर से इस पुरातन स्वर्णिम अंकित अक्षरों में लिखा गया, खून से लिखा गया, मां भारती के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया गया, उन लोगों के इतिहास को फिर से पढ़ा जाए। विवेकानंद जी कहते थे, इस भारतवर्ष के अंदर जब तक रजोगुण को जगाया नहीं जाएगा, तब तक कर्म शक्ति का जागरण नहीं होगा। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला, ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज 52वां एपिसोड है, यानी कि इस व्याख्यान श्रृंखला का समापन समारोह। सर्वप्रथम मैं समुत्कर्ष समिति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अमृत महोत्सव की घड़ी पर एक नूतन परंपरा व्याख्यान श्रृंखला के रूप में चला करके भारतीय जनता का बहुत बड़ा उपकार किया है। भारतवर्ष के समक्ष उनके अपने पुरातन इतिहास को, जो
1857 में देश की आज़ादी के लिए प्रारंभ हुआ और 1947 में देश की स्वतंत्रता के साथ में पूर्ण हुआ। ये अनूठा आयोजन, ये अनूठा कार्यक्रम और इस प्रकार के जो अनाम उत्सर्ग हुए थे देश के लिए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन लोगों के बारे में जानकारी आप सब लोगों तक पहुंचाने में वो आयोजक बन करके अपने आप के पुरुषार्थ को कृतार्थ किए। उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। मैं आप सब लोगों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, इस कालखंड के दौरान बोलते समय में कुछ ऐसी बातें अगर मेरे मुंह से निकली हो जिस बातों ने आप लोगों के मन में ठेस पहुंचाई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। वास्तव में विगत 75 वर्ष का आज़ादी का ये जो सफ़र है वो बहुत ही अनूठा है। इतने लंबे 51 एपिसोड को सुनने के बाद आप लोग भी निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि वास्तव में देश को जो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पीछे किन लोगों का योगदान है। वे असली लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की मातृभूमि के लिए आहुति चढ़ाकर इस देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया। वास्तव में आज जिस छोटे से विषय को आपके सामने मैं रख करके इस विषय का समापन करूंगा, उसके लिए भी मैंने 3 शीर्षक चुने हैं। पहला शीर्षक है स्वतंत्रता। भारतवर्ष को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसका एक छोटा सा संक्षिप्त घटनाक्रम। दूसरा, विभाजन की विभीषिका, कितना बड़ा नुकसान भारत को सहन करना पड़ा। और तीसरा, संकल्प। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद, इतना सब कुछ घट जाने के बाद, अमृत महोत्सव के भी 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अब एक नए भारत के गठन के लिए भारत को फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर अधिष्ठित करने के लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा, संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। इसलिए संकल्प हमें करना चाहिए। मैं कुछ बातों से अपनी बात शुरू करता हूं। ये जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, तो हम सब लोगों को मालूम है पाकिस्तान बना और भारत बना। पाकिस्तान बना तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है वर्तमान में, और पूर्वी पाकिस्तान माने अभी बांग्लादेश है, इन 2 हिस्सों के रूप में पाकिस्तान बना, जिसके प्रधानमंत्री मिस्टर जिन्ना बने, और भारत जो बना उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। आपको मैं ये चीज बताता हूं, आपने गौर किया होगा जब मैं इतिहास की विगत गाथाओं को आपके समक्ष रख रहा था, तो आपने देखा होगा कि ये मुसलमानों का कालखंड नहीं है, ये अंग्रेजों का कालखंड है। अगर आप मुसलमानों के भी पूरे कालखंड को उठा करके देखेंगे तो हमें यह पढ़ाया जाता है कि 1000 वर्ष की गुलामी का इतिहास है हमारा। ये इससे झूठा कोई बात नहीं हो सकती। हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है। यानी चाहे मुगलों का कालखंड रहा हो, चाहे अंग्रेजों का कालखंड रहा हो, इस पूरे कालखंड के दौरान भारतवर्ष के किसी भी कोने में अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ संघर्ष न चल रहा हो, ऐसा नहीं था। हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। कहीं सफलता मिली, कहीं असफलता मिली,
पर हमने हमारा हिस्सा आज तक कभी भी गंवाया नहीं। ये दारुण दुख के साथ में कहना पड़ता है। ये 1947 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष के इतिहास में खुशी का दिन तो होगा, परंतु भारतवर्ष के इतिहास में ये एक बड़ा विचित्र प्रकार की खुशी देने वाला दिन है, जिसने भारतवर्ष से अपना भूभाग छीन लिया। महर्षि अरविंद ने कहा है, आज भारत माता खंडित हो गई है। मैं तो अखंड भारत का पुजारी हूं। आप पांडिचेरी में उनके स्थान पर जाएंगे तो अभी भी अखंड भारत का मानचित्र लगा हुआ है, और वो लोग कहते हैं कि भारत फिर से अखंड होगा। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, उस अखंड भारत के दर्शन करने के बाद ही ओरोविल में कोई प्रवेश कर सकता है। जब अरविंद स्वर्ग सिधार गए थे, श्री मां उनका सारा काम देखती थी, तब नेहरू जी ने प्रयत्न किया, हम भारत सरकार के द्वारा आपको बहुत सारी आर्थिक सहायता देंगे, बस आप ये अखंड भारत का मानचित्र हटाकर अब जो एग्जिस्टिंग भारत है उसका मानचित्र लगा दीजिए। श्री मां ने उत्तर दिया था, आस्थाओं के साथ हम समझौता नहीं करते, आस्थाओं के साथ हम समझौता नहीं करते। देखिए, फ्रांस में जन्मी हुई श्री मां और भारत माता के साथ में कैसा तादात्म्य भाव स्थापित हो गया कि वो इसको जमीन का टुकड़ा नहीं मानती है, साक्षात जगदंबा का प्रतिरूप मानती है। ये विभाजन जगदंबा की दोनों भुजाओं को काट करके हुआ है। सावरकर जी ने अपने घर के ऊपर एक तिरंगा झंडा और एक भगवा झंडा वो लगाया। पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, देश की आजादी के लिए तिरंगा झंडा है, किंतु भगवा झंडा अखंड भारत का मुझे स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि भारत सांस्कृतिक रूप से एक है। राजनीतिक दृष्टि से उसके कितने ही टुकड़े कर दिए जाए उससे कोई फर्क नहीं। भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसका मूल है हिंदुत्व। सनातन काल से इस देश में हिंदू संस्कृति के माध्यम से, हिंदू धर्म के माध्यम से, हिंदू समाज के माध्यम से ये राष्ट्रीय तत्व की चिरंतन धारा बहती आई है। इसलिए इस राष्ट्र धारा को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक तो अखंडता, अखंडता, छोटा बड़ा, अलग अलग रियासतें, अलग अलग राज्य, ये सब रहता आया है और ये रहता रहेगा। मैं प्रारंभ में इस बात से आपको इसलिए सरोकार कराना चाहता हूं कि आप सोचिए, भारत का जो विभाजन हुआ वो हमारी जो संस्कृति है उसका विभाजन नहीं है। अगर आप देखेंगे, आज भी जाकर के पाकिस्तान में पूछिए, आपके पिछले 5000 साल का इतिहास बताइए, वो सिंधु घाटी सभ्यता को बोलेंगे, तो क्या ये भारत का इतिहास नहीं है? और पाकिस्तान के अंदर भारत की तो कितनी गहरी जड़ें जन्मी हुई है। प्रहलाद, हिंगलाज, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये पाकिस्तान के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर, पर हिंदुओं की उदारता, हिंदुओं का बड़प्पन, हिंदुओं का सेक्रीफाइस है, जिसके कारण से उनकी अवांछनीय जिद को अंग्रेजों की कुटिल षड्यंत्रकारी नीति के द्वारा पूर्ण कर दिया। आप देखिए ना, बंग हुआ था 1905 में, 5-6 साल के आंदोलन के बाद बंग को समाप्त कर दिया गया, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली गई। 1971 में देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ तब क्या हुआ? उस समय में भी 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के समक्ष। इसका अर्थ है, अगर भारत ठान लेता
तो क्या कुछ नहीं कर सकता? भारत ने ठाना नहीं, भारत के उस समय के नेताओं ने ठाना नहीं। 92,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद भी बंगाल को भारत ने अपने अंदर नहीं मिलाया, पूर्वी पाकिस्तान को, बल्कि बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र, नया राज्य निर्माण कर दिया। 1959 में नेहरू जी से पूछा गया था कि आप लोग विभाजन को क्यों स्वीकार कर आगे बढ़े। नेहरू जी ने बोला, हम थक गए थे, हम बूढ़े हो गए थे, हमारी संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो गई थी, और वास्तव में अगर हम 1 वर्ष और संघर्ष कर लेते तो अखंड भारत, पूर्ण स्वराज्य, ये हम प्राप्त कर सकते। नेहरू जी बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में उस समय के हमारा जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया? तो नेहरू जी कहते हैं, हमारे सामने 2 विकल्प थे। एक था गृह युद्ध, गृह युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे, उस डर से हमने विभाजन को स्वीकार कर लिया। लॉर्ड वेवेल 42 के बाद में भारत के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थक व्यक्ति था। चर्चिल ने जब चुनाव कराए तो उन्होंने सोचा कि दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई है तो जनता हमारे पक्ष में होगी, पर उल्टा रिजल्ट मिला, लेबर पार्टी जीत गई, एटली प्रधानमंत्री बना। उन्होंने वेवेल को वापस बुलाया और लॉर्ड माउंटबेटन, ये इस विभाजन की जड़ है, ये षड्यंत्रकारी मस्तिष्क है, ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने भारत में विष बीज बोए, जिन्ना को तैयार किया, तो मैं गवर्नर बना दूंगा पाकिस्तान का। नेहरू को तैयार किया तो मैं गवर्नर बना दूंगा भारत का। 6 साल तक अब्दुल कलाम आजाद थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 46 का जब कांग्रेस का चुनाव हुआ तो अध्यक्ष बनाया नेहरू को, जबकि पटेल बन जाते, पटेल ही बनने के लिए हकदार थे। पटेल में भी और नेहरू में भी पिछले 15-20 साल से विभेद थी। गांधी जी बहुत प्रयास कर रहे थे, और गांधी जी का खुद का आप भाषण सुनेंगे इस कांग्रेस अधिवेशन में, तो वो कहते हैं मैं विभाजन का विरोधी हूं, विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा, वो बोलते हैं। परंतु मैं क्या करूं, जब सब नेता मान गए तो वो मान रहे हैं, तो मैं बीच में पढ़ने वाला कौन होता हूं, मेरी कौन सुनेगा। वो कहते हैं मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे अंदर अब वो क्षमता नहीं है कि मैं देश के सामने नया नेतृत्व दे सकूं। कुल मिलाकर के खेल बिगड़ गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की रूपरेखा बनाई, अंग्रेज सरकार के समक्ष रखी, अनुमोदन प्राप्त करके 14 अगस्त रात को 12 बजे उद्घोषणा कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। यूनियन जैक नीचे उतरा, तिरंगा चक्रयुक्त ऊपर चढ़ा और भारत स्वतंत्र हो गया। उधर पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। आप उधर पाकिस्तान के जिन्ना की भाषण को सुनोगे तो आपको लगेगा बड़ा जोश के साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। इधर थके हुए नहीं। क्यों? क्योंकि समाचार विचित्र प्रकार के आने लग गए थे। मित्रों, ये जो देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ये किस मूल्य को चुका करके प्राप्त हुई है? 20 लाख लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्तियां जला दी गई, नष्ट कर दी गई। 1 लाख से ज्यादा मां बहन बेटियों का अपहरण और बलात्कार हुआ है।
ट्रेनें की ट्रेनें काट काट करके भेज दी गई थी, सामान जला दिए गए थे, लोगों को लूट लिया गया था, गांव के गांव लूट लिए गए थे। अगर मैं गांव का नाम न लूं तो आप ये समझिए हर गांव में यही काम हुआ है, हर गांव में यही काम हुआ। ये जो 3 महीने का समय दिया गया अदला बदली के लिए, उसमें भी बड़ा घपला हुआ है। इस अदला बदली में मुसलमानों को तो भारत में रोक लिया गया, मत जाओ वहां जाके क्या करोगे, यहीं रहो। अरे जब मुसलमानों और हिंदुओं के नाम पर विभाजन हुआ तो मुसलमानों को उधर भेजना चाहिए था ना, नहीं भेजा गया। और उधर से जो हिंदू आए उन्हें हमारे यहां शरणार्थी माना गया, उनकी उचित व्यवस्था ही नहीं की गई, उनका स्वागत नहीं किया गया, उनको बसाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अगर उस समय हालांकि बहुत सारे लोग आगे आए, बहुत सारी संस्थाएं आगे आई है, पर सबसे महत्वपूर्ण काम जिस संस्था ने किया है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उस समय के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी के नेतृत्व में जगह जगह पर शरणार्थी शिविरों की स्थापना की गई। उनके घाव धोए गए, अंदर के भी घाव धोए गए, बाहर के भी घाव धोए गए, उन्हें अपनाया गया, अपना बनाया गया। कभी आप लोगों को पढ़ने का अवसर आए तो और देश बट गया, H.V. शेषाद्री जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक सुरुचि प्रकाशन दिल्ली में प्रकाशित हुई है, और देश बट गया। उसमें देश क्यों बटा, किस लिए बटा, किस कारण से बटा, पूरा विवरण दिया हुआ। एक बहुत महत्व की बात जिसको आप भूलिए मत, 1875 में अलीगढ़ में जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद ने डाला, हिंदू राजाओं ने अपना सहयोग देकर के उसको खड़ा किया था, और वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा ये जानकर के प्रयत्न किया गया था। वही प्रयत्न जो महात्मा गांधी ने, वही प्रयत्न जो देश की कांग्रेस ने की, पर वो नहीं कर। विष बीज बोते गए, बेलें बढ़ती गई, पतवारें बढ़ती गई, खेल बिगड़ गए, और वही पाकिस्तान को निर्माण करने का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। राष्ट्रवाद को सिंचित करने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई। जब हम हिंदू 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 बोल रहे हैं तो हिंदू कौन, हिंदुत्व को किनका, हिंदू समाज कौन? तो इस देश पर चिरकाल से जो निवास करता रहा ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी। वो लोग जगे नहीं, सोए रहे, अपने खुद के निजी स्वार्थ में लग गए। दूर से मुगल आए, अंग्रेज आए, कितने लोगों ने संघर्ष किया है ना। किन लोगों ने संघर्ष किया? जो इस मातृभूमि को अपनी मां मानते, जो राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, हम उनके वंशज हैं। इस देश का इतिहास हमारा अपना इतिहास है, हमारे पुरखों का इतिहास है, हमारी पीढ़ियों का इतिहास है। आक्रमणकारियों में से भी अनेकानेक लोगों को हम लोगों ने पहले से ही शक, हूण, कुषाण जब आए तब हजम कर लिया था, हजम कर लिया था। इतना बड़ा आजमा था हमारा, पर हम व्यक्तिगत कामों में लग गए। मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार। जब हम व्यक्तिगत रूप से इस स्वार्थ लिप्तता में लग करके राष्ट्र को, देश को, समाज को, धर्म को, संस्कृति को भूल जाएंगे तो ये होगा ना, तो ये होगा ना। इस गलती को ठीक करना पड़ेगा, इस गलती को ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने का एक ही तरीका है, फिर से जड़ों में जाइए, फिर से जड़ों में जाइए, फिर से इस पुरातन स्वर्णिम अंकित अक्षरों में लिखा गया, खून से लिखा गया, मां भारती के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया गया,
उन लोगों के इतिहास को फिर से पढ़ा जाए। वो इतिहास आप में आग लगा देगा, जान फूंक देगा, आपकी जड़ता को तोड़ देगा। आप जाग जाओगे, आपकी चेतना जाग जाएगी। एक जागृत हिंदू, एक जागृत हिंदू, एक समझदार विवेकशील हिंदू, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को समझने वाला हिंदू, चरित्रवान हिंदू जब तक विकसित नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र का उद्धार नहीं हो पाएगा। लगे हैं अनेक धार्मिक संस्थाएं, अनेक सामाजिक संस्थाएं इस काम में लगी है, जो राष्ट्र के पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं, जो भारत माता के पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं। 75 वर्ष का इतिहास मैंने आपके समक्ष रखा। 75 वर्ष का इतिहास, और 75 वर्ष के बाद रखा। 75 वर्ष के बाद रखा। मित्रों, ध्यान रखना, 75 वर्ष हो गए हैं। इन 75 वर्षों का ठीक ढंग से मूल्यांकन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इन 75 वर्षों को ध्यान में रख करके आगामी 100 वर्ष की रूपरेखा, योजना हमें बनानी पड़ेगी। ग्राम स्वराज, इस पर जोर देना पड़ेगा। हिंद स्वराज, इस पर जोर देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी अच्छी बात है, मैं आलोचना नहीं करता, पर स्मार्ट विलेज, हमारे गांव की हालत को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, ग्राम विकास नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, जो योजना बने उस योजना में सरकारों उन्मुखी योजना लाभकारी नहीं, हानिकारक। सर्वांकुश सरकार, अंग्रेजों की तरह सब चीजें अपने हाथ में लेकर के, अंग्रेजों के कालखंड के अंदर अगर आप उस समय में भारत की स्थिति को पढ़ना समझना चाहते हैं तो डॉक्टर धर्मपाल, जो गांधी जी के अनुयायी थे, उन्होंने बहुत अंग्रेजों के अभिलेखागार में रिसर्च करके 10 खंडों में पुस्तक लिखी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा क्या चीज है उसमें। ताले नहीं लगते थे घरों में, आज इतने थाने नहीं हुआ करते थे, गुंडागर्दी नहीं हुआ करती थी, लोग स्वयं अनुशासित थे, ग्राम पंचायतें उस समय में बहुत विकसित थी, वो बहुत उचित और बढ़िया न्याय किया करती थी। आज न्यायालयों की हालत देखिए, केसों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। शिक्षालयों की हालत देखिए, बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं कोई मनुष्य निर्माण का केंद्र है? कहीं कोई चरित्र निर्माण का केंद्र है? कहीं नहीं। लाखों रुपए के पैकेजों के आधार पर पढ़ाई होती जा रही है। कहीं पर भी व्यक्ति को व्यक्ति के नाते, मनुष्य के नाते संपूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास ये नहीं होता। ऊपर से नीचे स्वाभाविक रूप से आना सरल होता है, इसलिए हर संगठन, हर सरकार अपनी ऊपर की योजनाएं बना करके नीचे तक उसको लागू करने के लिए प्रयास करती है। इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना देश विविधतापूर्ण, बहुत लंबा चौड़ा है। 137 करोड़, इतनी बड़ी इसकी आबादी है। मुंडे मुंडे मतिर बिना, हर एक व्यक्ति की मति भिन्न, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब प्रकार की विविधताएं हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? राजस्थान है तो राजस्थान को देखिए, जैसलमेर जिला उसको उठा करके देखिए, रेगिस्तान, चेरापूंजी, भयंकर वर्षा, पहाड़, केरल, अलग अलग
भौगोलिक अवस्थाओं से भरा पूरा हमारा क्षेत्र है। इसलिए संक्षिप्त में मैं अगर कहूंगा तो मैं ये कहूंगा, मेरा जिला मेरा राष्ट्र, मेरा जिला मेरा राष्ट्र। हर एक जिले के जनप्रतिनिधि बैठे, हमारे जिले की समस्याएं क्या है, हमारे जिले की विशेषताएं क्या है, हमारे जिले के संसाधन क्या है, हमारे जिले का बजट क्या है, हमारे जिले के बजट को किस तरीके से लागू किया जा सकता है। टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स ले करके सरकारें अपनी जेबें भर रही है, खजाने भर रही है। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। कहां है व्यवस्थाएं? क्या इससे देश का उत्थान होगा? नीतियां बदलनी पड़ेगी, रचनाएं बदलनी पड़ेगी, प्रयत्न बदलने पड़ेंगे। अगर स्वर्णिम भारत के भविष्य को साकार करना चाहते हो तो हर एक जिले का अपना अलग अलग प्रारूप बना करके उस पूरी योजना को अगर हम आगे ले जाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक जैसी, एक डंडे से हाँक करके 10 बिंदुओं के आधार पर, 15 बिंदुओं के आधार पर, 10 योजनाओं के आधार पर, 15 योजनाओं के आधार पर देश का उत्थान कभी संभव नहीं होगा, कभी संभव नहीं होगा। देश के उत्थान के लिए एकमात्र रास्ता है ग्राम विकास। देश के उत्थान के लिए एकमात्र रास्ता है मेरा जिला मेरा राष्ट्र। और इसका विकास करने के लिए मैं तन मन धन से लगूंगा। लोक चेतना का विकास करना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा। आप आगे आइए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सब प्रकार का काम कीजिए। अनेक लोग अभी भी आगे आ रहे हैं, आगे भी आगे आएंगे, पर आप छोटे छोटे हिस्से में मॉनिटरिंग ठीक ढंग से कर पाएंगे, विकास का लेखा जोखा ठीक ढंग से कर पाएंगे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, संक्षिप्त में अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, भारत माता को फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर उठाने के लिए, बिठाने के लिए संकल्प कीजिए। ये भारत मेरा है, मैं इसका पुत्र अथवा पुत्री हूं। मुझे इसके लिए अपने जीवन को लगाना है। देश के लिए जीना सीखो, इस देश के लिए काम करना सीखो, इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करना सीखो। मैं 3 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से 3 बातों पर स्ट्रेस देना चाहता हूं। पहली कहानी, भारतवर्ष को पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा। निठल्ले, बेरोजगार, हाथ पर हाथ रखे हुए, छोटी मोटी गुंडागर्दियों में लगे हुए लोग नहीं चाहिए। किसान को देखिए, मजदूर को देखिए, श्रम करने वाले लोगों को देखिए। यह श्रमजीवियों का देश है, अश्रमजीवियों का देश नहीं है। इसलिए हमें रजोगुण जगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। मुझे याद आता है रथस्चाइल्ड, 7वें दशक के बहुत बड़े अरबपति थे। उन्होंने एक बार इंटरव्यू के अंदर एक बात बोली कि आपकी सफलता का राज क्या है। पत्रकारों ने जब पूछा उनको तो उन्होंने कहा, आई एम कंटिन्यू जंपिंग, आई एम कंटिन्यू जंपिंग। मैं लगातार कूदता रहता हूं, परिश्रम करता रहता हूं, काम करता रहता हूं। मैं ये इंतजार नहीं करता कि कब अवसर आएगा और कब मैं काम करूंगा। कभी भी अवसर आए मैं काम करता रहता हूं। दूसरी बात वो बोलते हैं, मैं अन किया, बिना किया हुआ पश्चाताप नहीं करता हूं। अरे यार ये कर लेता तो, ये परीक्षा दे देता तो, ये हो जाता तो। मैं इन ख्याली पुलावों में खोया नहीं रहता। मैं कंटिन्यू काम करता रहता हूं और काम करने में सबसे बड़ा फायदा यह है 50% सफलता उसी समय मिल जाती है। शेष 50% एक हौक जरूर मिलेगी। इसलिए उद्योगी बनो, श्रमजीवी बनो, परिश्रमी बनो, रजोगुणी बनो। विवेकानंद जी कहते थे, इस भारतवर्ष के अंदर जब तक रजोगुण को जगाया नहीं जाएगा तब तक कर्म शक्ति का जागरण नहीं होगा।
दूसरा इस देश के एक एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। एक एक व्यक्ति की राष्ट्र चेतना को जगाना यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक जागृत जन समाज खड़ा नहीं होता तब तक अंकुश नहीं रहता। को नृप होए हमें कहानी, ऐसे निर्लिप्त प्रकृति के लोग 4 साल तक सरकारें लूटमार मचाती है, 5वें साल तक हाथ जोड़ करके जब सामने खड़े हो जाते हैं, हम वापस उन्हीं को ही वोट दे देते। हम मूल्यांकन ही नहीं करते। हम राजा है ना, प्रजा राजा है। हमारे वोट से सरकार बनती है, प्रजा राजा है। ये राजत्व का भाव हमारे अंदर आना चाहिए ना। हमारी चेतना इतनी ऊंची जागृत होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा। क्यों चलेगा भाई? हमने चुनी है ना सरकार, किस आधार पर चुनी है? आपके चुनने का आधार क्या है? किन कसौटी और मूल्यों के आधार पर सरकार को आप चलाना चाहते हो? सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए ये बातें आप नहीं जानते क्या? जब नहीं करती है तो कान पकड़ करके खींच करके नीचे उतारने का उत्तरदायित्व भी तो हमारा है और किसी का थोड़ी है। ऐसा जागृत जन, ऐसा जागृत समाज जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन पाए। बहुत छोटी सी कहानी। एक तीर्थ यात्रियों का दल बारिश के दिनों में तीर्थ यात्रा कर रहा था। एक जगह पर घनघोर वर्षा हुई, बिजलियां कड़क रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। लोग बचने के लिए कोई अहाता था उसमें खड़े हो गए। बिजली बार बार गिर रही है उनकी चारों तरफ। तो उनमें से जो मुखिया थे उनको लगा कि हमारे में से कोई व्यक्ति पापी है, हमारे में से कोई व्यक्ति पापी है, तो परीक्षण करना चाहिए। कैसे करें? सामने एक पेड़ था, उस पेड़ तक 50 कदम दूर जाकर के हाथ लगाओ और वापस आओ। जो पापी होगा पेड़ पर जैसे ही हाथ लगाएगा बिजली गिर पड़ेगी उसके ऊपर, हम सब बच जाएंगे, नहीं तो एक के कारण से हम 50 लोगों की जान चली जाएगी। ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिशाली लोगों के इस योजना को सब लोगों ने स्वीकार किया और जाने लगे। एक एक कर सब जाकर के आ गए। उन 50 लोग जाके आ गए। 50वां व्यक्ति निर्णित हो गया, ये एक बचा है, इसका मतलब ये ही एकमात्र पापी है, ये ही एकमात्र पापी है। वो बुढ़िया थी बेचारी। उसको कहा, जा तू ही है पापन, तुम्हारे कारण से हम सब मरेंगे, जा तू। वो आनाकानी करने लगी, नहीं जाने लगी। जबरदस्ती उसको उठा करके बाहर लेकर के धक्का मार करके भेजा गया। गई, पीछे देखते देखते पीछे सब बोल रहे हैं जा जा जा। वो जैसे ही वहां पहुंची, पेड़ के हाथ लगाया और ऊपर से बिजली धड़ा, उस बुढ़िया मां के ऊपर नहीं, शेष उन 50 लोगों के ऊपर। वो पापी थे। एक चेतना जागृत थी, सच्ची थी, उसके कारण से इन 49 पापियों की रक्षा हो रही थी। एक व्यक्ति की चेतना का प्रभाव इतना होता है। तो समझिए, अगर हमारा पूरा समाज, हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो क्या होगा? अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के बारे में, अपने सामाजिक कर्तव्य के बारे में जागरूक हो गया तो क्या होगा? तो भारत माता को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भारत के इस ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, इस भारतीय संस्कृति का इतना प्रभाव है, दुनिया भर की तमाम समस्याओं को चुटकी बजाते हुए हम हल कर सकते, हम हल कर सकते। और एक अंतिम बात देखिए मित्रों, स्वयं अपने आप पर से लगा करके, अपने परिवार से लगा करके, अपने धर्म ग्रंथों से लगा करके इस संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, उसके ऊपर आपका कितना प्रचंड विश्वास है। अगर ये विश्वास अडिग रहा तो ही आप जी पाएंगे, तो ही आप कुछ कर पाएंगे।
अविश्वास मत रखिए अपने आप पर। ये जो चौं और फैलाया गया अयोग्यता का सारा संसार जो नजर आता है, हम डरने लग जाते हैं। छोटी मोटी कोई घटना घट गई, हम उसका बड़ा भारी विश्लेषण करके घबराने लग जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, आप लोगों ने भी क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, हमारी भारत की टीम जब जीत जाती है तो हम उसे आसमान में बिठाते हैं, और जब हार जाती है तब सीधा पाताल में। ये दो स्थान ही है हमारे पास, तो हम धरती पर क्या कर रहे हैं भाई? तो हम धरती पर क्या कर रहे हैं? ये जो अति है ना, इसके कारण से हमारे देश की क्षति है। खेल है तो हार और जीत स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक हो। इसलिए ये विश्वास बना करके रखिए कि हमें हमारे लक्ष्य के प्रति जागरूक रह करके निरंतर परिश्रम करते रहना है। अपना विश्वास अगर होगा तो वो साकार होगा। अगर अपना विश्वास होगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। एक पुरानी छोटी सी कहानी मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एक पति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। शादी हुई थी, पहली बार ससुराल गया था, लेकर के आया। बीच में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार कर रहे थे तो नाव में सवार हो गए। रास्ते में आंधी तूफान भयंकर आ गया, नाव डगमगाने लगी, पत्नी कांपने लगी। पति की ओर देखा तो पति तो आराम से मुस्कुराता हुआ बैठा है। उसको बहुत आश्चर्य लगा, कभी भी डूब सकती है नाव, पानी अंदर आ रहा है, डगमगा रही है, प्राण जा सकते हैं, और मेरे पति को देखो शांत भाव से, प्रसन्नता से, आराम से बैठा है। वो पति सैनिक था। उसकी पत्नी ने उनको पूछा, हे प्रिय, इतने प्रतिकूल वातावरण के अंदर भी आप शांत बैठे, क्यों? आपको डर नहीं लग रहा? पति एक झटके के साथ में खड़ा होकर के उसने अपनी म्यान में से तलवार को निकाला और निकाल करके वो अपनी पत्नी की गर्दन के ऊपर अड़ा दिया। पत्नी मुस्कुराने लगी। पति ने कहा कि तलवार तुम्हारी गर्दन को टच कर चुकी है, किसी भी क्षण गर्दन जमीन पर आ सकती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी ने कहा, जब तलवार अपने प्रिय के हाथ में हो तो डर किस बात का? तो पति ने भी मुस्कुरा करके उत्तर दिया, जब पतवार अपने प्रिय के हाथ में हो तो फिर डर कैसा? उस परमात्मा के प्रति इतना अनन्यतम अडिग विश्वास होना चाहिए। भारतवर्ष की यह नियति है कि उसे फिर से विश्व गुरु बनना पड़ेगा। इस नियति पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो। श्रम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ और संकल्प करो, मैं भारत का पुत्र या अथवा पुत्री हूं और इस भारत के लिए अपने जीवन को तन मन धन से सींचूंगा। इसके उत्थान के लिए मैं अपने जीवन को न्यौछावर करता हूं, लगाऊंगा। मेरे महापुरुषों ने, मेरे पूर्वजों ने जिस प्रकार का बलिदानी उज्जवल इतिहास रचा है, उस इतिहास को मैं अपने जीवन में फिर से साकार करूंगा। अगर ऐसा करने में हम सफल और सक्षम हो जाते हैं तो मैं समझता हूं ये जो 52 व्याख्यानों के माध्यम से लोक जागरण का पुनीत कार्य हुआ है, उसका कोई अर्थ है, उसका कोई अर्थ है। एक अंतिम निवेदन और 52 व्याख्यान मालाओं के पश्चात समुत्कर्ष समिति के द्वारा चैरिटी व्याख्यान माला 10 जुलाई को, यानी एक हफ्ते पर बाद, अटल सभागार सेक्टर 4 उदयपुर में
आयोजित किया जा रहा है। उस प्रकट समारोह में भी इन सब अमृत महोत्सव के अमृत पुरुषों को साक्षात्कार करने हेतु आप लोग जरूर आइए। अपना टिकट अभी से बुक कीजिए। आप सब लोगों का वहां स्वागत है, आप वहां मिलेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं ये सूचना आपको दे रहा हूं। पुनरपि मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। जिस तरीके से समुत्कर्ष समिति को आप लोगों ने अपना अनन्यतम योगदान सहयोग दिया है, आगे भी देते रहे, इसी आशा के साथ मैं इस व्याख्यान माला की पूर्णता के अवसर पर आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कारम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।